अपने बच्चों को पॉइजन तक दे देते हैं, उसको जीने नहीं देते हैं। फैमिली विक्टिमाइजेशन से उनकी लाइफ शुरू होती है, उसी दिन से उनकी जिंदगी में तबाही आ जाती है कि वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, तो ये उसके लिए आसान नहीं है। एक लड़की के साथ भी इतना सेक्सुअल वायलेंस नहीं होता जितना उस ट्रांसजेंडर के साथ सेक्सुअल वायलेंस होता है। फ्लैश ट्रेड में चले जाते हैं, प्रोस्टिट्यूशन में चले जाते हैं, उनकी जिंदगी कैसी होती है उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ट्रांसजेंडर्स, स्पेशली वो ट्रांसजेंडर्स जो मार्जिनलाइज सेक्शन में पैदा हुए, झुग्गी बस्तियों में पैदा हुए, उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। उनकी वल्नरेबिलिटी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। उनकी जिंदगी कैसी होती है उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। किस तरीके से उनका सोशल विक्टिमाइजेशन तो बहुत दूर की बात है, फैमिली विक्टिमाइजेशन से उनकी लाइफ शुरू होती है। उनके लिए ये बता पाना ही बहुत बड़ी बात होगी कि जब उनको जिस दिन पता चलता है कि वो ट्रांसजेंडर हैं, वो किन्नर हैं, उसी दिन से उनकी जिंदगी में तबाही आ जाती है। फर्स्ट दे हैव टू फेस द फैमिली, और फैमिली में भी माँ बाप के साथ साथ रिश्तेदार जो जिंदगी में कभी आपको सहयोग करने तो नहीं आएंगे, लेकिन आपकी जिंदगी को बर्बाद करने जरूर आ जाएंगे। तो वहां से उस ट्रांसजेंडर की लाइफ शुरू होती है, जहां पर बहुत से ऐसी फैमिलीज हैं जो अपने बच्चों को पॉइजन तक दे देती हैं। फिर उसके बाद शुरू होती है सोशल लाइफ उनकी। कोई बच्चा सपोज करिए, खासकर स्लम में, वो उसको पता चलता है कि वो ट्रांसजेंडर है, तो उसके जो फेलोज होते हैं उसको जीने नहीं देते हैं। वो अगर ये सोच ले कि वो स्कूल में पढ़ना चाहता है अच्छे से, वो अगर ये सोच ले कि वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, तो ये उसके लिए आसान नहीं है। उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है इस बात से ओवरकम कर पाना कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। क्यों? बिकॉज सोसाइटी ट्रांसजेंडर्स को नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। लेकिन vulnerability in the marginalized section of society is something extreme, which is very very extreme. तो जिस दिन उसे पता चलता है या सोसाइटी को पता चलता है, उसकी फैमिली को पता चलता है, तो खासकर स्लम्स में क्या होता है, जो डेलिक्वेंट्स होते हैं, जो गैंग्स होते हैं, वो उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज शुरू करते हैं। और ये कोई छोटी मोटी सेक्सुअल अब्यूज नहीं होती है, ये छोटा मोटा सेक्सुअल वायलेंस नहीं होता है। एक लड़की के साथ भी इतना सेक्सुअल वायलेंस नहीं होता जितना उस ट्रांसजेंडर के साथ सेक्सुअल वायलेंस होता है, और उसको प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल, मैं सच में उसको प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जब वो शिकायत लेकर के अपनी फैमिली के पास जाता है तो फैमिली धिक्कार देती है। शिकायत लेकर के लॉ मेकिंग या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास जाता है तो वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं, वहां वो उसकी एक अलग एट्रोसिटीज है। तो पहले दिन से उसको जो मेंटल ट्रॉमा ये सोसाइटी और जो फैमिली उसको देती है, वो उसी से ओवरकम नहीं हो पाता है। और उसके बाद जिस तरीके का फिजिकल वायलेंस, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन उसके साथ होता है, उसकी तो बात ही कहने की बहुत ज्यादा दूर की है। अब इसमें जब डिटेल में बात करते हैं हम, तो वो अपनी की टाइप ऑफ ट्रांसजेंडर्स क्या है, स्पेशली मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी में। तो जब ट्रांसजेंडर्स बड़े होते हैं, जब उनकी उम्र आगे बढ़ती चली जाती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो माँ बाप होते हैं वो उनको किन्नर ग्रुप्स के पास देकर के आ जाते हैं। अब हर ट्रांसजेंडर की किस्मत ऐसी नहीं होती कि उसको किन्नर ग्रुप एक्सेप्ट करेंगे। तो जो सबसे सेफेस्ट फॉर्म या सबसे सेफेस्ट अगर इन्वायरमेंट है, सेफ स्पेस जिसे कहते हैं फॉर एनी ट्रांसजेंडर, फॉर एनी किन्नर, वो है किन्नर ग्रुप। जो ये घरों में जाकर के जो गाने वाने बजाते हैं और वहां से फिर जो बधाई ग्रुप होते हैं, ये सबसे सेफेस्ट ग्रुप माना जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो अपने ट्रांसजेंडर्स को बहुत अच्छे से ख्याल भी रखते हैं, उनको पढ़ाने लिखाने की भी कोशिश करते हैं, उनको सोशल एट्रोसिटीज से भी बचाने की कोशिश करते हैं, और बहुत इनकी यूनिटी भी होती है। और उस यूनिटी में की बदौलत क्या होता है कि जो अदर ट्रांसजेंडर, जो नए ट्रांसजेंडर्स हैं, उनके साथ विक्टिमाइजेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन हर किसी को ये प्रिविलेज नहीं मिल पाती। तो व्हाट अबाउट अदर ट्रांसजेंडर्स? तो क्या होता है कि बहुत से ऐसे ट्रांसजेंडर्स होते हैं जो आपने देखा होगा रेड लाइट पर भीख मांगते हैं। तो वो एक अगेन केस है वल्नरेबिलिटी का, कि जो ट्रांसजेंडर एक प्रिविलेज सेक्शन में पैदा हुआ, वहां तो चलो कम से कम उसके पेरेंट्स उसके रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, उसको डिजाइनिंग में डाल देंगे, उसको मेकअप आर्टिस्ट में डाल देंगे, या ऐसे जो यूनिसेक्स प्रोफेशंस हैं वहां पर वो अपॉर्चुनिटीज उनको मिल जाती हैं। बट एक ट्रांसजेंडर जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी में पैदा हुआ, स्लम में पैदा हुआ, पहली बात तो उसको स्कूल में नहीं पढ़ने दिया जाता। अब सोसाइटी या सोशल विक्टिमाइजेशन की वजह से उसको पढ़ाई नहीं मिली, तो पहली बात तो जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई तो वो अनपढ़ रह गया। वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि उसको डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में या कहीं भी किसी अच्छे एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में उसको जॉब मिल पाए या वो एंटरप्रेन्योर बन पाए, ये नहीं उसके लिए होता। तो वहां पर उसके पास चारा क्या रह गया? उसके पास चारा वही रहेगा कि अगर उसकी किस्मत अच्छी है तो बधाई ग्रुप उसको मिल जाएगा, और नहीं मिला तो वो रेड लाइट पर भीख मांगता है।
तो हम लोग ये तो कह देते हैं कि ट्रांसजेंडर जहां पर भीख मांग रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की वल्नरेबिलिटी को कोई जाकर के नहीं देखता कि हम ही वो सोसाइटी हैं जिन्होंने इनको बढ़ने नहीं दिया, जिन्होंने इनको पनपने नहीं दिया, जिन्होंने इनको खिलने नहीं दिया, जिन्होंने इनको एजुकेटेड नहीं होने दिया, ये हम ही लोग हैं। तो हम, क्योंकि जब हमारी एक्सेप्टेंस ही नहीं है उनको लेकर के, तो हम उनको ग्रो ही नहीं होने देते, उनको उनके जो इक्वल राइट्स हैं। जब हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं तो हियर इट इज कम कि व्हाई वी नीड जेंडर इक्वलिटी, दिस इज व्हाई वी नीड जेंडर इक्वलिटी, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल, मैं डिसऑर्डर नहीं कहूंगा इसको, पीपल कैन से दिस इज द बायोलॉजिकल डिसऑर्डर, दिस इज द बायोलॉजिकल ऑर्डर दैट मेड बाय द नेचर। तो अगर ईश्वर ने उनको ट्रांसजेंडर चुना है और उनको अगर ऐसा पैदा किया है तो उसमें उनका दोष नहीं है। इट इज वी एज अ सोसाइटी दैट वी हैव टू एक्सेप्ट देम एज अ थर्ड जेंडर, जो कॉन्स्टिट्यूशन भी उनको वो राइट्स प्रोवाइड करता है। बट कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट प्रोवाइड करता है वो किताबों में रह जाता है, इंप्लीमेंटेशन में नहीं आता। जब तक कि सोसाइटी सेंसिटाइज नहीं होगी, जब तक हम लोग अपने दिमाग में इस बात को नहीं मानेंगे कि यस ये हमारी सोसाइटी का पार्ट है, तब तक उन लोगों की डेवलपमेंट बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। तो क्या होता है कि जब हम रेड लाइट पर इनको देखते हैं कि ये भीख मांग रहे हैं, तो हम इस बात को टोंट जरूर कसते हैं कि देखो भीख मांग रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम ही वो लोग हैं जिन्होंने इनको बढ़ने नहीं दिया। फिर तीसरा ट्रांसजेंडर ग्रुप जो वल्नरेबिलिटी का होता है वो होता है जो प्रोस्टिट्यूशन में चला जाता है, जो आपने देखा होगा पार्कों के किनारे शाम को इवनिंग आवर्स में नजर आते हैं। सो दीज आर दी ग्रुप्स ऑफ द ट्रांसजेंडर्स, जहां पर जब एक बच्चा या एक एडोलेसेंट एज में जब उसको पता चलता है कि मैं ट्रांसजेंडर हूं, तो उसकी जिंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि वो प्रोग्रेसिव होगी या नहीं प्रोग्रेसिव होगी, या उसकी वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी या उसकी अपलिफ्टमेंट होगी। वो इस बात पे निर्भर करता है कि उसको उनका ग्रुप एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। तो जब आप देखेंगे कि जो रेड लाइट्स पर भीख मांगने वाले ग्रुप है, वहां पर अलग कंपटीशन, एक माफिया है, बेगिंग का एक अलग माफिया है, जहां पर कि उनसे रेंट लिया जाता है रेड लाइट्स का, कि इस रेड लाइट पर खड़े होने के इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। सेम उसी तरीके से जब इनको वो भी जगह नहीं मिलती है, तो बहुत से ऐसे ट्रांसजेंडर्स होते हैं जो कि फ्लैश ट्रेड में चले जाते हैं, प्रोस्टिट्यूशन में चले जाते हैं। तो वहां पर भी उनकी वल्नरेबिलिटी की जब आप बात करेंगे, आप सोचने की कोशिश करेंगे कि उनके साथ वल्नरेबिलिटी क्या है। सो हालात ये हैं कि वेयर दे आर नॉट गेटिंग इवन द बेसिक एम्यूनिटीज, द बेसिक हेल्थ एंड हाइजीन, सो वहां उनके साथ बीमारियों का खतरा बहुत बढ़ गया है। There are number of transgenders who are into the sex profession in the prostitution, having the multiple sexual relationship, are now prone to have HIV. बहुत से हम लोगों का जो डेटा है, जो हमने उनके साथ काम किया है, हमने उनके साथ बात करने की कोशिश की है, तो आए दिन उनको ट्यूबरक्लोसिस रहता है, आए दिन उनको कोई ना कोई ट्रांसफरेबल इन्फेक्शन रहता है, लेकिन इस पर कोई काम करने वाला नहीं है। वो डाइट, वो मरते भी हैं तो किस बात से मरते हैं कि निमोनिया से मर गया, HIV से मरा है नहीं मरा, यहाँ तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि HIV डायग्नोस नहीं होता तो पता ही नहीं चलता। बट ट्यूबरक्लोसिस से वो मर जाते हैं, निमोनिया से वो मर जाते हैं, लेकिन उनको ना हेल्थ केयर प्रोवाइड कराने वाला कोई है, ना उनके हेल्थ कंसर्न पे बात करने वाला कोई है, ना उनका लाइवलीहुड क्या है इस बात पर अपॉर्चुनिटी देने वाला कोई है। हम एक ग्रुप जरूर बना करके चल रहे हैं, या सोशल ऐसे ग्रुप जरूर बन चुके हैं जो ट्रांसजेंडर्स की अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं। दो इसमें एक्ट भी आया है, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट भी आ चुका है, बट उस एक्ट के अंडर जिस तरीके के भी गरिमा ग्रह एक प्रोविजन आया है कि जहां पर उनको शेल्टर मिलता है, उस शेल्टर के बाद वो अपनी लाइवलीहुड के लिए, स्किलिंग के लिए ये सब काम कर पाते हैं, बट अभी भी ये प्रैक्टिकलिटी से बहुत ज्यादा दूर है, क्योंकि जितना नंबर ट्रांसजेंडर्स का इंडिया में है उसको केटर करने के लिए ये बहुत छोटा अटेम्प्ट है, बहुत छोटा अटेम्प्ट है। आई रियली वुड लाइक टू प्रेज एन इनिशिएटिव बाय स्वामी अवधेशानंद गिरी जी। उन्होंने, जो लक्ष्मी त्रिपाठी हैं, जिन्होंने ट्रांसजेंडर मूवमेंट को काफी बड़े स्तर पर चलाया था, उनको अपने अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर बनाया। मींस उनको हिंदू रिलीजियन में संत की उपाधि दी, मतलब उनको आचार्य महामंडलेश्वर बनाया, उनको एक अखाड़े का हेड बनाया। मींस दैट हिंदू कल्चर, हिंदू मैथडोलॉजी शुरू से जिस तरीके से ट्रांसजेंडर्स को एक्सेप्ट करती रही है, चाहे वो शिखंडी का मामला रहा हो या और किसी का मामला रहा हो, हमने बहुत अच्छे तरीके से उनको एक्सेप्ट किया है। तो उसको सेकंड करते हुए स्वामी अवधेशानंद गिरी जी ने लक्ष्मी त्रिपाठी को इनिशिएट किया एज ए साधु, और साधु इनिशिएट करने के बाद उन्होंने उनको अपनी बेटी माना,
और बेटी मानने का तो उनको सोसाइटी में वो रिस्पेक्टेबल पोजीशन दी जहां पर वो आज अपना एक अखाड़ा मींस जहां पर डिवोशन होती है लोगों की। तो लाखों ऐसे किन्नर्स, लाखों ऐसे ट्रांसजेंडर्स जिनको कल्चरल एग्जिस्टेंस नहीं मिली थी, कल्चरल मान्यता नहीं मिली थी, आइडेंटिटी नहीं मिली थी, वो स्वामी अवधेशानंद जी ने उनको दी। एंड आई रियली हैट्स ऑफ टू हिज इनिशिएटिव कि उसकी वजह से एक नया अखाड़ा ट्रांसजेंडर्स का बनकर के आया। और उस अखाड़े से सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई है कि अदर सेगमेंट ऑफ द हिंदू रिलीजन नाउ हैव स्टार्टेड द एक्सेप्टिंग देम। आज उनको साधु के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको पूजना शुरू कर रहे हैं। और इस वजह से कहीं ना कहीं उनके साथ जो फिजिकल वायलेंस होता था, इनके साथ जो सेक्सुअल वायलेंस होता था, स्पेशली विद इन दी फैमिलीज, जो एक बच्चे को ये सोच लिया जाता था कि ये तो ट्रांसजेंडर हो गया तो हमारी किस्मत फूट गई है, आज कम से कम उस तरीके के एट्रोसिटीज में कमी आई है। क्योंकि नाउ इवन दो फैमिलीज, बिकॉज जूना अखाड़ा इज द ओल्डेस्ट अखाड़ा ऑफ दिस कंट्री, जिसमें कि लाखों साधुज हैं, तो अदर जो हिंदू फैमिलीज हैं उनकी बहुत ज्यादा डिवोशन है उस अखाड़े में। तो उस अखाड़े में अगर ट्रांसजेंडर साधु हैं तो नाउ दीज पीपल आर सीइंग अ साधु और सेंट इन देयर चिल्ड्रेन हु आर ट्रांसजेंडर्स नाउ। तो एक बच्चा जो कम उम्र में जिसको पता चल रहा है कि वो ट्रांसजेंडर और उसको फेंक दिया जाता था, अब उसको फेंका नहीं जा रहा है, उसको रिस्पेक्टफुली उस अखाड़े में ज्वाइन कराया जा रहा है। बहुत रिस्पेक्टफुली वो अखाड़ा उनकी एजुकेशन की जिम्मेदारी ले रहा है, बहुत रिस्पेक्टफुली वो अखाड़ा उनकी अपलिफ्टमेंट की जिम्मेदारी ले रहा है, बहुत रिस्पेक्टफुली वो अखाड़ा उनको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, स्किल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा है, जहां पर नाउ दे आर गोइंग इनटू द होटल मैनेजमेंट, नाउ दे आर गोइंग इनटू द बीटेक, नाउ दे आर गोइंग इनटू द मेनी अदर्स प्रोफेशंस।